जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 21 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर हम लोग जान लेते हैं। किस राज्य की सरकार के द्वारा गरिमा नाम से एक सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश यहां पर रहा शीर्ष पर? बात हो रही है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की, तो इसमें हमारा शीर्ष पर रहा था हांगकांग देश और अपना देश भारत रहा था 105वें स्थान पे और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया था। बांग्लादेश के नेशनल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये आपका है कबड्डी। क्या है? कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस की क्रांति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से और ये आपकी शुरू हुई थी 5 मई 1789 को और समाप्त हुई थी 9 नवंबर 1799 को, यानी कि कुल मिलाकर के 10 वर्षों तक ये क्रांति चली थी। श्रीलंका की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पुराना नाम था सिलोन और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि भारत आजाद हुआ था 1947 में, श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में और चाइना में जो गृहवार चल रहे थे यानी कि गृह युद्ध चल रहा था वह समाप्त हुआ था 1949 में। तो ये क्रमवार ईयर हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी? तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका गुलाम रहा था इंग्लैंड का ही, इंग्लैंड के द्वारा इसके ऊपर शासन किया गया था और 2 जुलाई 1776 को जाकर के अमेरिका आज़ाद हो गया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है और 2 जुलाई को ही अमेरिका के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था। चंदन साहनी पहले स्थान पर रहे, अनंत कुमार, सैफाली आनंद, राजकुमार आनंद, सलामत, यादव ग्रुप, अवधेश यादव, उपासना ठाकुर, निहारिका दीक्षित और जितेंद्र कुमार जी रहे थे यहाँ पर 10वें स्थान पर। तो इसी प्रकार से आप भी डेली ऐप के ऊपर क्विज दे सकते हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका स्कोर ना केवल बेहतर होगा बल्कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप कम टाइम में प्रश्नों को हल कर पाएंगे और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए जहां पर भी आपको मौका मिले क्विज देने का वहां पर आप लोग क्विज जरूर दिया करें। और कल ROA RO का एग्जाम हुआ था यूपी में, तो उसका पेपर मुझे मिल चुका है और मेरी कोशिश रहेगी कि ROA RO का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न, इसके अलावा राजस्थान में कोई टीचिंग का एग्जाम हुआ था उनके प्रश्न हैं तो उन सभी को एक वीडियो में हम डिस्कस कर लें। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में मेरे वीडियो से नहीं मिलेगा ऐसा संभव है लगभग 100% कि वह क्वेश्चन आपको किसी और के वीडियो में भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से 90% से ज़्यादा आपको मेरे वीडियो से आसानी से मिल जाएंगे और उन प्रश्नों को आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आप समय समय पर चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो इस वीडियो की PDF आप kvguruji.in से जनरेट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करिए KV गुरुजी, वहां से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, बात हो रही है यहाँ पर इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे की। तो ये कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है 19 सितंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह जो दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 19 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। तब आपका प्रश्न होगा कि आखिर में ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार आपका तीसरा शनिवार था 19 सितंबर को, तो इसीलिए 19 सितंबर को ये मनाया गया। अब मनाया क्यों जाता है? तो नाम से ही आप समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, यानी कि जो भी हमारे तट हैं उन सभी तटों की सफाई के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, यानी कि उनकी सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो हमारी जो नौसेना है उसके द्वारा 19 सितंबर को विशाखापट्टनम में इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तट सफाई दिवस को मनाया गया। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करते हैं
हमारे देश की तट रेखा की, तो गुजरात से आप पश्चिम बंगाल तक जाएंगे तो इसकी लंबाई है लगभग, मुझे याद नहीं है, चलिए आप कमेंट में बताइएगा। हालांकि जब हम द्वीपों को मिला लेते हैं तब इसकी लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर। तो ये जो हमारा मेन लैंड पर बॉर्डर है ये कितना है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा गुजरात राज्य है इसके पास में सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा है भारत के सभी राज्यों में। अगला प्रश्न है WD 1856b, जो कि हाल ही में समाचारों में रहा है, यह क्या है? तो यह हमारा एक बाह्य ग्रह यानी कि एक्सो प्लैनेट है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल ये चर्चा में क्यों रहा? कुछ हमारे वैज्ञानिकों की टीम थी, इन वैज्ञानिकों के द्वारा नासा का जो टेस्ट है यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इसके डेटा और जो नासा का पहले स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप था, इनकी मदद से एक ऐसे बाह्य ग्रह की खोज की गई है जो कि एक मृत तारे की परिक्रमा कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है हमारा वह स्टार, सॉरी ये हमारा वह ग्रह और ये हमारा वह स्टार जिसकी परिक्रमा इसके द्वारा की जा रही है। अब खास बात यहां पर यह है कि ऐसा पहली बार अंतरिक्ष में खोजा गया है कि जब कोई बाह्य ग्रह किसी मृत तारे यानी कि व्हाइट ड्वार्फ की परिक्रमा कर रहा है। मृत तारे का यहां पर आशय क्या है? तो तारे, इनके भीतर एक हमारे एनर्जी का स्रोत होता है। आपने पढ़ा ही होगा कि इनके बीच आपको मिलती है हाइड्रोजन और हीलियम गैस। तो यहाँ पर इनके बीच में निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह जो इनके अंदर स्टोर हैं हाइड्रोजन और हीलियम ये हमेशा रहें, धीरे धीरे करके ये समाप्त होते रहते हैं और उसके बाद में एक अवस्था ऐसी आती है जब इनके भीतर का संपूर्ण ईंधन समाप्त हो जाता है और उस स्थिति में तारे को व्हाइट ड्वार्फ या मृत तारे की संज्ञा दी जाती है। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। ये जो हमारा बाह्य ग्रह है वह लगभग हमारे आकाशगंगा के बृहस्पति ग्रह के समान है, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें बृहस्पति ग्रह के आकार का यह बाह्य ग्रह है। आपको एक चीज मैं और बता देता हूं यहां पर, जिससे आप थोड़ा सा आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। जब भी इस प्रकार से लिखा जाए WD 1856, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये कोई तारा है। लेकिन जब इसके आगे कोई स्मॉल लेटर लगा दिया जाए, जैसे ABCD करके कुछ भी लगा दिया जाए, तो आप सिंपली समझ जाएंगे कि यह हमारा कोई एक्सो प्लैनेट है। तो इस प्रकार से इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। भारत सरकार ने कितने भारतीय तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की सिफारिश की है? तो यहां पर अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कुल मिलाकर के 8 तटों के लिए इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की सिफारिश की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक संस्था है डेनमार्क की जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। तो इसके द्वारा विभिन्न देशों के जो तट हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और 33 पैरामीटर के आधार पर उन तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि ये 33 जो पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है वह काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे देश में केवल एकमात्र ऐसा बीच है जिसको यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ये आपका है चंद्रभागा बीच। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये आपको उड़ीसा में कोणार्क तट के ऊपर मिलेगा। तो भारत सरकार की कुल योजना थी कि 13 को हम लोग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिलवा दें, जिनमें से एक को मिल चुका है और भारत सरकार ने पुनः 8 तटों के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि किस देश के पास में दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है, तो ये है आपके स्पेन देश के पास में, उसके बाद में है टर्की का दूसरा स्थान। तो यहाँ से आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब ये 8 तट कौन से हैं आपके, तो उनके नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिवराजपुर है गुजरात का, उसके अलावा गोखला दमन और दीव में है, कासरकोड और पाडुबिद्री ये आपके कर्नाटक में है, कप्पड़ आपका केरला में है, रसीकोंडा ये आपका आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए भी है तो ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, राधानगर बीच ये आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार में। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा इन 8 बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए अप्लाई
किया गया है। सितंबर 2020 में किस ग्रामीण बैंक ने विकास लघु सुवर्ण नामक एक विशेष ऋण योजना को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है इसको कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा 7.25 इंटरेस्ट रेट की दर से यहाँ पर सोने के ऊपर ऋण देने की घोषणा की गई है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि मान लीजिए आपका अकाउंट है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक में या फिर नहीं भी है, उस स्थिति में आपके पास में है सोना और आप इस सोने को यहाँ पर ले जाएंगे, सोने को यहाँ पर जमा करेंगे और उसके बदले में जो सोने का प्राइस होगा उसका 80% या फिर अधिकतम 3200 रुपये प्रति ग्राम सोने के हिसाब से यहाँ पर कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा आपको ऋण दे दिया जाएगा। और ये जो ऋण होगा यह आपको दिया जाएगा अधिकतम 6 माह के लिए, यानी कि 6 माह के भीतर आपको जमा करना होगा और 15 लाख रुपए तक का अधिकतम यहाँ पर ऋण मिल सकता है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो ये कर्नाटक का एक ग्रामीण बैंक है जिसका मुख्यालय आपको धारवाड़ में मिल जाएगा और इसके अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्णा। नवंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड इनमें से किसके जीवन पर आधारित है? तो ये अमेरिका के 44वें नंबर के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी के जीवन पर आधारित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है वह नवंबर माह में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद में 2 हफ्तों के बाद प्रकाशित होगी, यानी कि लगभग 15 से 20 नवंबर के बीच में ये प्रकाशित की जाएगी। और इस पुस्तक में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, इनके चुनावी अभियान, इनका किस प्रकार का राष्ट्रपति कार्यकाल रहा था राष्ट्रपति के तौर पर, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो 25 भाषाओं में ये पुस्तक प्रकाशित होगी। बराक ओबामा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 2 बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और 2009 में वैश्विक शांति में इनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष 3 नवंबर को ये चुनाव आयोजित किए जाएंगे 2020 में, और ये जो चुनाव होते हैं प्रत्येक बार सिर्फ मंगलवार को ही आयोजित कराए जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जो बाइडन, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भूमि को पट्टे पर देने के लिए रोड मैप बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो इसके हमारे अध्यक्ष होंगे अजय तिर्की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि ये थोड़ा सा मामला है क्या। देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो थोड़े से आप कह सकते हैं जमींदार टाइप के लोग होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भूमि अधिक होती है लेकिन उनके द्वारा कृषि नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में वह लोग अपनी भूमि को दे देते हैं बटैया पे। गांव वालों को पता होगा कि बटैया पर या फिर पट्टे पर दे दिया जाता है। तो उस स्थिति में जो पार्टिकुलर इंसान होगा जिसके पास में भूमि नहीं होगी या फिर जो एक प्रकार का खेतिहर मजदूर होगा वह इसको पट्टे पर ले सकता है और इसमें कृषि कर सकता है। हालांकि अब ये जो प्रावधान है इसको लीगल बना दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में लाए गए एक बिल के माध्यम से, और अब यहाँ पर कोई भी अगर ज्यादा भूमि वाला किसान, ज्यादा भूमि वाला जमींदार है या कोई अन्य व्यक्ति है तो वह किसी को लीज पर यहाँ पर भूमि को दे सकता है और इसको अब कानूनी मान्यता भी दे दी गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारे सचिव हैं कृषि विभाग के, इनका नाम है अजय तिर्की, इनकी अध्यक्षता में इस लैंड लीजिंग पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए किस प्रकार का रोड मैप बनाया जाए, इसी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। और आपको यह ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड देश का बन गया है पहला राज्य, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। चीनी ऐप टिकटॉक व वीचैट के ऊपर किस देश ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया? तो जब से हमारे देश में चाइनीज ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया उसी के बाद से अमेरिका सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि हम भी अपने यहाँ पर इस प्रकार के जो चीनी ऐप हैं उनको प्रतिबंधित कर दें। हालांकि इनके द्वारा
कई बार नए नए पैतरे खेले जा रहे हैं और उसी क्रम में अब एक बार फिर से जाकर के टिकटॉक और वी चैट के ऊपर अमेरिका की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर जुलाई माह में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने चीन की जो टिकटॉक कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस से ये कहा कि अगर आपको अमेरिका में इस ऐप का संचालन करना है तो अपनी हिस्सेदारी को यानी कि इस ऐप को अमेरिका के किसी कंपनी को बेचना होगा और उस कंपनी के पास में इसका डेटा स्टोर होगा जिससे आप इस डेटा को चीन की सरकार को नहीं दे पाएंगे। और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि टिकटॉक की जो नई कंपनी होगी पेरेंट कंपनी, इसका नाम होगा टिकटॉक ग्लोबल और इसका मुख्यालय होगा यूएसए में। तभी हम लोग टिकटॉक के संचालन की अनुमति आपको देंगे अमेरिका देश में। तो यहाँ पर बी चैट के ऊपर तुरंत ही प्रतिबंध लगा दिया गया है और टिकटॉक 12 नवंबर से अमेरिका में प्रतिबंधित हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर मैंने बताया था ओरेकल कंपनी के बारे में। ओरेकल कंपनी के साथ में बात चल रही है यहाँ पर टिकटॉक की। इसके अलावा वॉलमार्ट कंपनी के साथ में भी बात चल रही है और अगर इन दोनों कंपनियों के द्वारा टिकटॉक में हिस्सेदारी खरीद ली जाती है अमेरिका में संचालन के लिए, तभी अमेरिका में टिकटॉक चलेगा, अदरवाइज वहां भी बैन कर दिया जाएगा। बी चैट के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी पेरेंट कंपनी है टेंसेंट, जिसका आपका पबजी गेम था, और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइटडांस। बीसीसीआई ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड के साथ दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आईपीएल का 13वां संस्करण है वह भी आयोजित किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात के 3 राज्यों में, 3 शहरों में, अबू धाबी, दुबई और शारजाह, जिनमें से अबू धाबी यूएई की राजधानी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शाकाहारी भोजन से संबंधित दिशा निर्देशों के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यहां पर गठन किया गया है 7 सदस्यीय एक टास्क फोर्स का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 7 लोग मिलेंगे, हालांकि इनके नाम आपको नहीं ध्यान रखने हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि एक हमारा होता है वेजिटेरियन फूड और एक हमारा होता है वीगन फूड। तो जब हम लोग बात करते हैं वेजिटेरियन फूड की, तो इसमें हम लोग सभी प्रकार के उत्पादों को शामिल करते हैं, जैसे कि जो हमारे पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं मांस को छोड़ करके, तो उसे हम लोग शाकाहारी भोजन में शामिल करते हैं एज ए वेजिटेरियन के रूप में। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वेगन फूड की, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो हमारे पौधे होते हैं या फिर जो पौधों से निर्मित भोजन होते हैं, केवल उन्हीं को शामिल किया जाता है। किसी भी प्रकार के जानवरों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर है, इससे आपको दूध मिलता है, दूध से आप दही, घी, मक्खन ये सारी चीज़ें बनाते हैं, और अगर आप इनमें से किसी चीज़ को मिला देते हैं वेगन फूड में, तो फिर ये वेगन फूड नहीं माना जाएगा, ये आपका हो जाएगा वेजिटेरियन फूड। तो अभी हमारे यहाँ की जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है और इस टास्क फोर्स का काम होगा कि जो भी विश्व में उपलब्ध शाकाहारी खाद्य पदार्थों की परिभाषा है उसके बारे में ये लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अपनी एनालिसिस करें, और भारत में जो शाकाहारी भोजन है इसके आकलन के लिए किस प्रकार का रोड मैप हो सरकार का या फिर FSSAI का, उसके लिए इनके द्वारा रिपोर्ट अपनी सौंपी जाए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके CEO हैं अरुण सिंघल। सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को यहां पर मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाएगा। हरियाणा से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी यहाँ पर आपका मित्र नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है उच्च शिक्षा के लिए। अरावली क्षेत्र में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र, इसे लॉन्च किया गया है।
महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी लॉन्च की गई। कार्य प्रबंधन प्रणाली पोर्टल भी लॉन्च किया गया। पंचायती राज में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा की गई है। और अभी केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो राजधानी इसके चंडीगढ़ में है। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के हैं सीएम। लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। रविशंकर झा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब का भी उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कुल जिलों की संख्या है 22। राष्ट्रीय पार्क यहाँ का है कलेसर में, राष्ट्रीय पार्क 2 हैं आपके कलेसर और सुल्तानपुर में। पश्चिम बिहार है सुल्तानपुर और भंडवास में। मंदिर यहाँ पर आपको मिलेगा 2 प्रमुख, एक है मार्केदेश्वर और एक है मार्केदेश्वर महादेव मंदिर। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में हरित भवन के विकास के लिए कितने डॉलर देने की घोषणा की? तो इन्होंने देने की घोषणा की है $2 ट्रिलियन का ऋण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इस रुपए का उपयोग भारत सरकार करेगी कहां पर? तो हरित भवन के विकास में, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग के डेवलपमेंट में किया जाएगा। जो हमारे यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन है इसको और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। और हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के विस्तार के लिए इस ऋण की घोषणा की गई है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की बात करते हैं तो यह एक विश्व बैंक समूह का ही सदस्य है, जिसकी स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी का जब भी नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये अमेरिका देश की पहली तो राजधानी है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका मुख्यालय भी आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। वर्ल्ड बैंक का भी आपको मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। और जो आपका यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका भी मुख्यालय आपको मिल जाएगा वाशिंगटन डीसी में। बाली दुर्गा राव, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ, किस राज्य से वर्तमान सांसद थे? तो ये सांसद थे आंध्र प्रदेश राज्य से और अभी इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से यूजन कांग्रेस पार्टी के ये सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की सरकार में ये शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। तो आपको थोड़ा सा इनका नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि वर्तमान की जो हमारी सांसद चल रही है उसके ये सदस्य थे, यानी कि सिटिंग एमपी थे। और इसी प्रकार के एक सिटिंग एमपी थे बसंत कुमार, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। इनका भी इस वर्ष कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। कुछ अन्य चीजें आपको ध्यान रखनी है। पंजाब में आपको मिल जाएगा लुधियाना और यहाँ पर कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक को खोला गया है। दक्षिण अफ्रीका खेल प्राधिकरण, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में खेलों के लिए सर्वोच्च संस्था है, उसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को 1 माह के लिए निलंबित किया गया है। और तमिल फिल्मों के निर्देशक थे बाबू सिवान जी। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, इतिहास के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? ब्लड समूह की खोज किसने किया था? एटम बम के आविष्कारक कौन थे? पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? और दुनिया की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करिए कि वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों को आप लोग शेयर भी जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।